नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त महीने के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो भी मंथली करंट अफेयर होती है वो आपको दो पार्ट में दी जाती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओ। ऐसे में ये पार्ट 1 है और अगस्त पार्ट 1 में हम लोग अगस्त महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लेलिस्ट चेक कीजिए बाकी सभी महीनों की करंट अफेयर के लिए, सबसे ज्यादा डिटेल में, सबसे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा थंबनेल चेंज किया गया है, आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो। इसकी क्विज पीडीएफ सभी महीनों की, सभी दिनों की, सभी वीक्स की आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। बेस्ट ई बुक और बेस्ट वीडियो कोर्सेज के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों किसने? नीता अंबानी ने। देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा रैपिड मोड में चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर है और मैं आपको डेली तो पढ़ाता ही हूँ, वीकली भी पढ़ाता हूँ, फिर मंथली उसका रिवीजन कराया जाता है। इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, जिससे जो लोग केवल रिवीजन पर्पज से आए हैं उनको भी तकलीफ ना हो, लेकिन डिटेल भी बताएंगे, जिससे जो लोग केवल मंथली देख रहे हो उनको भी दिक्कत ना हो। तो ओलंपिक में इंडिया हाउस का दोस्तों इन्होंने उद्घाटन किया है नीता अंबानी जी ने। अब आप कहोगे नीता अंबानी ने क्यों किया? क्योंकि नीता अंबानी जो है ये आईओसी के मेंबर हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं, और ये आज से नहीं है, 2016 से हैं। इस बार फिर से चुनी गई हैं। रिलायंस फाउंडेशन की ये संस्थापक और चेयरपर्सन भी हैं नीता अंबानी। मुकेश अंबानी की बीवी, अनंत अंबानी की ये मम्मी, और ऐसे जोड़ लो चाहे जो। तो अनंत काल तक शादियां वगैरह कराने के बाद यहाँ पर आ गई हैं, कंट्री हाउस का वो किए। पहली बार ओलंपिक ऐसा होगा जिसमें भारत का अपना खुद का पवेलियन होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहां पर भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया के पहले डाक टिकट का अनावरण किया है? तो दोस्तों, विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर साहब गए हुए थे लाओस यात्रा पर। लाओस में उन्होंने भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया और उनको समर्पित किया। ये डाक टिकट है, एक तरफ भगवान राम की मूर्ति है, दूसरी तरफ भगवान बुद्धा की मूर्ति है। अगला, लाओस में ये हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना, लाओस में वियनताने में 57वां एशियान विदेश मंत्रियों की बैठक थी, उसी में भारत की तरफ से ये गए हुए थे। भारत आसियान का मेंबर नहीं, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भारत मेंबर है तब गया था। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया, इनकी हत्या कर दी गई। बताइए किसके द्वारा की गई, कहां पर की गई है? तो इनकी हत्या ईरान में की गई है। कौन किया है ये तो अभी कंफर्म नहीं आया, ऑफिशियल तरीके से सामने निकल करके नहीं आए हैं, और ऑफिशियल तरीके से सामने ना आने की वजह से आज तक पता भी नहीं लगा कि कौन किया है हत्या, ठीक है। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल ने ही किया हुआ है हत्या, है ना। ये है इस्माइल हानिया, ये हमास का दोस्तों लीडर था, चीफ था, और ये मारा जा चुका है। ये पॉलिटिकल लीडर था, मतलब जब पॉलिटिकल वाली बातें आती थी तब उसमें ये नेगोशिएशन करने के लिए आगे आता था, पॉलिटिकल विंग का लीडर था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियन का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें यह गया हुआ था। फिर एक होटल में रुका था जहां पर अक्सर ये रुका करता था, वहीं पर उड़ा दिया गया। अगला, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौरमनी वो बन गई दोस्तों मनु भाकर। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, दोनों ब्रॉन्ज जीते। इस बार का ओलंपिक कुछ खास नहीं रहा भारत के लिए। भारत ने 6 मेडल ही जीते हुए हैं, और उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन केवल 6 मेडल आए, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल था, जिसमें से 2 ब्रॉन्ज तो अकेले मनु भाकर ने ही जीता है। तो मनु भाकर के लिए तो भाई सर्वश्रेष्ठ ही रहा, क्योंकि इन्होंने पहली बार ओलंपिक मेडल जीता और 2 ओलंपिक मेडल एक ही इवेंट में, एक ही मतलब ओलंपिक में जीत लिया। एक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता इन्होंने, सिंगल्स में, विमेन सिंगल में। एक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल्स में जीता है सरबजोत सिंह के साथ, ठीक है। तो 2 मेडल इन्होंने जीत लिया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती हुई है, ठीक है। चलिए, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली एक और महिला है। पहली महिला यही बनी थी, दूसरी महिला ये बन गई। देखो, 2 ओलंपिक मेडल जीतना और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना, दोनों में अंतर है। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक, दोनों में एक एक मेडल जीत करके 2 मेडल पूरा किए। ये टोक्यो ओलंपिक में ही, सॉरी, पेरिस ओलंपिक में ही 2 मेडल जीत करके 2 ओलंपिक पूरा किए हैं। वैसे 2 ओलंपिक मेडल और कौन जीत चुका है? सुशील कुमार। 3 लोग ऐसे हैं जो 2-2 मेडल अभी तक जीत चुके हैं भारत के लिए।
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को सूची में शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की थी। तो मेजबानी किसने की थी? भारत ने। तो मेजबानी भारत ने की थी, इसलिए हो जाता है और इम्पोर्टेंट। और इस बार यूनेस्को के 24 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में, जिनमें से एक भारत का भी था, एक इसमें भारत का भी था, चराई देव मैदान। चराई देव मैदान कहाँ पर है भाई? चराई देव मैदान जो है ये है दोस्तों असम में। कहाँ पर? असम में। इसे असम का पिरामिड भी कहते हैं, अहोम साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। ये भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखना, 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी डिटेल दी गई हैं। 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में इसका 46वां विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया। भारत ने पहली बार मेजबानी की। पहला पहली पहले आए तो कभी मत भूलना, पहले प्यार की तरह। ठीक है, चलिए, तो चराई देव मैदान ये 43वां बना हुआ है। 41वां 42वां बता दो चलो भाई फटाफट से। 41वां बना था शांति निकेतन, 42वां बना था कौन? होयसला मंदिर। 39वां 40वां बता दो, रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। तो आपको ये सब याद रखना है। 39वां 40वां 2021 में, 41वां 42वां 2023 में और 2024 में 43वां। समझ रहे हो ना ये क्या नंबरिंग पढ़ रहा हूँ? यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट है भारत के। भारत में हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन है? कौन है? कौन है? भारत नहीं, चीन है। भारत है दूसरे स्थान पर। सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम उत्पादक यानी प्रोडक्शन वाली कंट्री भारत है, सेकेंड लार्जेस्ट पे। पहले पर चाइना है। भारत लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों में भी बढ़िया वृद्धि किया हुआ है। लौह अयस्क का उत्पादन 79 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गया है। चूना पत्थर का उत्पादन 116 MMT बढ़ गया है। तो एल्यूमिनियम का उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत है, पहले पर है चाइना। पहला कहाँ गया? ये रहा। अगला, हाल ही में कश्मीर शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का कौन सा शहर बना? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट मिल गया है कश्मीर को, और ये बन गया है चौथा ऐसा शहर, भारत का चौथा शहर जिसे मिला है ऐसा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का रिकॉग्नाइजेशन। इससे पहले दोस्तों राजस्थान के जयपुर, तमिलनाडु के मामल्लपुरम और कर्नाटक के मैसूर को सेम रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। अब कश्मीर शहर बना चौथा। अगला, चिकित्सा सेवा सेना में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बन गई है कौन? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये इंडियन आर्म फोर्सेस में फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज हो गई हैं। ओके, 1985 में भारतीय सेना मेडिकल कोर में ये नियुक्त हुई थी। अगला, किस राज्य में गोयम विनाम मूल्य विज एवजन योजना का शुभारंभ किया गया? गोयम विनाम मूल्य विज एवजन, ये योजना कहाँ शुरू हो सकती है? तो आप कहोगे गोवा में शुरू हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर? गोवा में, है ना। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने इसका शुरुआत किया हुआ था। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है। बेसिकली सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, सरकार इसमें सब्सिडी देगी। अगला, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताओगे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सब कुछ ठीक ठाक से जा रहा है आवाज वगैरह? चलिए, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजन हुआ। पिछली मेजबानी 1958 में भारत ने की थी। कई सालों बाद भारत ने अभी मेजबानी की है। 2 से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया। थीम क्या थी? ट्रांजिशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। हर 3 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। अगला, अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 1 अगस्त को किस देश के साथ, भारत के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और वियतनाम में अभी 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 9 समझौते में रक्षा समझौते भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वियतनाम जो है ये है चाइना का दुश्मन। दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। ये पुरानी नीति के तहत दोस्तों अगर हम लोग वियतनाम को अपने पाले में कर ले गए तो जो काम
चाइना पाकिस्तान के थ्रू करता है, वही काम हम लोग वियतनाम और फिलीपींस के जरिए करेंगे। फिलीपींस को तो अभी हम लोगों ने बेचा ही है $300 मिलियन में अभी ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम को भी देखो ये गुजराती भाव ठिकवा रहे हैं, ठीक है। गुजराती लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, तो ये भी अगर आ जाएंगे अपने पाले में तो आगे फायदा होगा। तो फाम मिन्ह चिन्ह ये भारत में आए थे, वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अगला, हाल ही में कहां पर मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक नए डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा हुई? तो दोस्तों मौसम के पूर्वानुमान के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नए डॉपलर रडार की स्थापना की घोषणा की गई है। डॉपलर रडार जो होता है ये मौसम का पूर्वानुमान करता है, ऐसे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम करता है। रडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो सिग्नल भेजेगा और फिर उधर से टकरा करके आएगा, तो फिर बताएगा भैया बादलों से कब से टकरा करके बूंदों से आ रहे हैं, तो पता लगेगा कि बारिश कब तक आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में यह स्थापित किया जाएगा। 2025 तक एक्स बैंड का डॉपलर रडार होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है दोस्तों अभी किसने? झारखंड ने। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की हुई है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, और इन्होंने अभी हाल ही में ये लॉन्च की हुई है योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत झारखंड में जो 21 से लेकर के 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसको पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता था, इसी को अपग्रेड करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया, ये बात ध्यान रखना। अगला, भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की कितनी नई प्रजातियां खोजी हैं? अभी हाल ही में 6 नई प्रजातियां खोजी हैं भारत और यूके के वैज्ञानिकों ने मिलकर के। ऐसी प्रजातियां जो छिपकलियों की जिनके मुड़े हुए पंजे हैं, ठीक है ना, तो मुड़े हुए पंजों वाली 6 ऐसी नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व से खोजी गई हुई हैं, और टोटल दुनिया भर में 346 प्रजातियां उपस्थित हैं छिपकलियों की, मुड़े हुए पंजों की। अगला, बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अभी अगर आपको याद हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ घुसपैठ की न्यूज आई थी, सामने आई थी, उसके बाद फिर ये हुआ कि बीएसएफ के महानिदेशक हटा दिए गए थे। तो बीएसएफ के महानिदेशक जब हटा दिए गए तो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? दलजीत सिंह चौधरी जी को। दलजीत सिंह चौधरी जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं, यानी एसएसबी के डायरेक्टर हैं। तो एसएसबी के साथ साथ इनको बीएसएफ का भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है अगली नियुक्ति तक, ठीक है ना, जब तक कोई और नियुक्त ना हो जाए। बीएसएफ की बात करें तो 1965 में 1 दिसंबर को स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। ये 50,655 करोड़ से ज्यादा के दाम के होने वाले हैं। तो ये 8 जो होंगे कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी, हाई स्पीड वाली सड़कें होंगी, बिल्कुल एकदम फर्राटा भागने वाली। इसमें एक परियोजना जो होगी वो 8 लेन की होगी, 3 परियोजनाएं 6 लेन की होंगी, और 4 परियोजनाएं 4-4 लेन की होने वाली हैं। टोटल 8 परियोजनाएं होंगी, केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, है ना, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। और अब ये जीत चुके हैं पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तो जब कोई ऐसा खिलाड़ी टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम जीता हो और वो ओलंपिक में भी गोल्ड जीत जाए तो उसे कहते हैं गोल्डन स्लैम विजेता। तो ये हो गए हैं गोल्डन स्लैम विजेता, ठीक है ना, गोल्डन स्लैम विजेता ये हो गए हैं। और ऐसे दुनिया में कौन कितने हो गए हैं? टोटल दुनिया में 5 हैं गोल्डन स्लैम विजेता। नोवाक जोकोविच रहे कहाँ वाले के हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है फाइनल में, और टेनिस में सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन भी बन गई है। अगला, मशहूर नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया, ये किस नृत्य से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप लिख के ले लो। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया। ये दोस्तों मशहूर भरतनाट्यम की नृत्यांगना और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है।
है ना, कथकली केरल का होता है। तो इन दोनों की ये प्रसिद्ध ज्ञाता थी और नृत्यांगना थी यामिनी कृष्णमूर्ति जी। इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इनको तीनों पद्म सम्मान मिल चुके थे। पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में और पद्म भूषण मिला था 2016 में। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम 84 साल की उम्र में 3 अगस्त को हुआ निधन। अगला, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बन गए? तो ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी यानी ओलंपिक में भारत के तरफ से रेफरी बनने वाले ये बन गए हैं साई अशोक। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं साई अशोक और ये रेफरी का काम करेंगे मुक्केबाजी में। ओलंपिक में करेंगे क्या मतलब, कर लिए, पेरिस ओलंपिक में गए थे। तो ये भारत की तरफ से आने वाले सबसे युवा बन गए। अगला, पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो समापन समारोह के लिए दोस्तों पीवी सिंधु को नहीं चुना गया, मनु भाकर को चुना गया है। मनु भाकर प्लस पी आर श्रीजेश को इन दोनों को चुना गया है समापन समारोह में। आप जानते हो पुरुष और महिला दोनों को चुना जाता है, एक पुरुष एक महिला, महिला नेतृत्व करती है, पुरुष का नेतृत्व करता है। ओपनिंग सेरेमनी पूछा जाए, ये तो क्लोजिंग सेरेमनी था, ओपनिंग सेरेमनी पूछा जाए तो आप बताओगे शरद कमल और पीवी सिंधु ये ओपनिंग सेरेमनी के थे, उद्घाटन समारोह के थे। याद रहेगा जी, याद रहेगा ना। आगे, तो ये है मनु भाकर। तो मनु भाकर ने आपको पता होगा कि 2 मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं इसी ओलंपिक में। और पीआर श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं, अभी तो अनाउंस कर दिया गया है वो जूनियर हॉकी टीम के कोच भी बनेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ से संन्यास ले लिया है और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अगला, 6 से 8 अगस्त 2024 तक कहां पर पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो पहला बिम्स्टेक का व्यापार सम्मेलन हुआ दोस्तों नई दिल्ली में, भारत ने मेजबानी की है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास में जो भी देश हैं उनके बीच में मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यह संगठन बनाया गया। कब बनाया गया? 1997 में, 1997 में यहाँ पर है। हेडक्वार्टर इसका है ढाका बांग्लादेश में। 7 सदस्य देश हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो सदस्य देश हैं उनको आप जोड़ लेना। ये बंगाल की खाड़ी रही, यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, ऊपर नेपाल और भूटान भी मिल जाएगा, भारत के साथ ही है, भारत भी मिल जाएगा, इधर म्यांमार है, इधर है थाईलैंड। तो ये 7 देश इसके मेंबर हैं और इधर श्रीलंका भी है भाई, इसको भी ले लो। अगला, हाल ही में पीयूष गोयल ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया एट 100 लॉन्च की? पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया है, लेकिन लिखा किसने है? लिखा है दोस्तों वी सुब्रमण्यम ने। वी सुब्रमण्यम पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं पूर्व। तो प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम की ये बुक है, इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस। अगला, भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को भी प्राप्त कर लिया है, इसकी भी टेंडर डील हासिल हो गई है। 5000 करोड़ से लगभग 56-5700 करोड़ के आसपास भारत इस पर खर्च करने वाला है। अरुण की फर्स्ट अरुण, सेकंड अरुण, थर्ड तीनों परियोजनाएं भारत के पास आ गई है। भारत इस पर काम करेगा, इसकी देखरेख मैनेजमेंट सबका काम भारत के हाथ में होने वाला है। भारत की किस कंपनी के द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, SJVN के द्वारा। ठीक है, 5792 करोड़ की योजना है। अरुण 3 भी आ गई है। एक और जरूरी बात, आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों अर्जुन बैच स्टार्ट हो चुका है और इस अर्जुन बैच का आप फायदा उठाइए। MJT ऐप पर जाइए, लेटेस्ट ऑफर का फायदा उठाते हुए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। MJT ऐप पर ही ये बैच मिलेगा आपको। और ध्यान रहे, अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे तभी आप उस टाइम तक अच्छे प्रकार से प्रिपेयर हो सकोगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर यही मन करता है कि भैया बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टाइप से इधर उधर के क्वेश्चन ढूंढो। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं रहता लास्ट टाइम पे, थ्योरी अभी पढ़ लो। थ्योरी की ये पूरी क्लास है, शुरुआत करो और शुरू हो जाओ एक एक चीज लेकर के अच्छे तरीके से। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको 0 से हीरो लेवल का यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप अर्जुन बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी में एडमिशन ओपन है। अगला, असम राइफल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो असम राइफल के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। इन्होंने असम राइफल जो कि भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके ये महानिदेशक होंगे। असम राइफल्स को ही दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी और कछार लेवी कहा जाता है। कछार लेवी और पूर्वोत्तर का प्रहरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, फिर पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर का प्रहरी और कछार लेवी भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, 1835 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भी इसका पूछा जाता है क्योंकि बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मिलेगा शिलोंग में, मेघालय में। ठीक है, असम में भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको गुवाहाटी, दिसपुर, नई दिल्ली और शिलोंग दिया रहेगा। तो बहुत ज्यादा सोचोगे, अगर नई दिल्ली मान लो इग्नोर भी कर दे रहे हो तब भी सोचोगे तो फिर दिसपुर और गुवाहाटी में गड़बड़ा जाओगे। लेकिन याद रखना है, आप एमजेटी एजुकेशन के हो स्टूडेंट, तो आपको शिलोंग लगाना है। बिल्कुल ध्यान से भूलना मत, मेरी ये बातें याद आएंगी। ठीक है, चलो, और ये कछार लेवी और पूर्वोत्तर का प्रहरी भी याद रखना। अगला, कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? सभी फसलों को, टोटल 23 फसलें यहाँ पर हैं, उगाई जाती हैं और सभी फसलों को एमएसपी के तहत ये सरकार खरीदेगी। एमएसपी मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस पर खरीदेगी हरियाणा सरकार। और हरियाणा में चुनाव जो है काफी ज्यादा सरगर्मी पकड़ी हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब की बार हम जीतेंगे, आम आदमी वाली पार्टी कह रहे हैं कि अब की बार हम मजबूत हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम मजबूत हैं। तो तीनों मिलकर के लड़ेंगे, मजा आएगा, देखा जाएगा यार, जो भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 133 करोड़ रुपए का शुल्क भी माफ कर दिए किसानों के लिए, नहरों के पानी के लिए, है ना। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो किसान हैं उनको मुआवजा भी दे रहे हैं 137 करोड़। इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। अगला, किस देश को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया गया? अपने को क्या, अपने को तो मजा लेना है ना हर जगह। चलो, जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया गया किस देश को? पोलैंड को। ठीक है, भारत से गया है पोलैंड। ये अंजीर का जूस पा चुका है जीआई टैग, मतलब कि ये है पॉपुलर भाई। पॉपुलर है कहाँ का, किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अंजीर का जूस जाएगा पोलैंड। जीआई टैग के बारे में जान लो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों सबसे पहले 2004 से। हालांकि ये एक्ट हो गया था, लागू हो गया था, एक्ट बन गया था 2003 में ही, लेकिन पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला। 1999 में इसके लिए बिल लाया गया था, बिल एक्ट बना 2003 में। अगला, 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। आपदा जोखिम प्रबंधन समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपदा जोखिम प्रबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड ने कहा है कि आप अगर हमारे राज्य के हो मेंबर, व्यक्ति, नागरिक, तो आप जो है हर प्रकार की आपदा के अवसर पर आप इंश्योरेंस के हकदार हो। पूरे के पूरे नागरिकों का एक साथ इंश्योरेंस कर दिया इन्होंने, बैठकर एक साथ ही, ठीक है, अनाउंस कर दिया। तो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन DRTPS को अपनाया है इसने, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 से निलंबित कर दिया गया? तो एक दुखद खबर भी आई दोस्तों, विनेश फोगाट भारत की कुश्ती खिलाड़ी हैं, इनको निलंबित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल खेलने से। सेमीफाइनल जीत चुकी थी, सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी थी, लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ड्यू टू ओवरवेट। ओवरवेट इनको बताया गया, एक्चुअली में 2.5 से 3 किलोग्राम इनका वेट ज्यादा हो गया था। रात भर इन्होंने खूब प्रैक्टिस की, खूब मेहनत की, उसके बाद मतलब बहुत सारे प्रयत्न इन्होंने किए, जो भी हो सकता था सब कुछ प्रयास किया, बाल कटवा लिए, खून निकलवाया, बहुत सारे एक्सरसाइजेस की, साइकिलिंग की, रात भर खाना नहीं खाई, लेकिन फिर भी 2.5 किलो से कम होते होते 100 ग्राम आकर के लास्ट में ज्यादा पड़ गया वेट, और इसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओवरवेट की वजह से। और कुश्ती के जानकारों का मानना है कि अगर कुश्ती में, ओलंपिक में अगर 1 ग्राम भी ज्यादा होता है ना, तो वहां बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है इसके लिए, वजन को लेकर के। ठीक है, फिलहाल इन्होंने स्वर्ण पदक के लिए इनको लड़ना था यूएसए की सारा हिल्डन ब्रांड से, लेकिन लड़ नहीं पाई। इससे पहले ये सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसने स्लिस गुजमैन लोपेज को हराया था। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेलती हैं, इनका 52.5 से 53 किलोग्राम हो गया था वेट बीच में। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, गोल्ड से इस बार चूक गए, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। तो गोल्ड से अरशद नदीम जो है, ये इन्होंने गोल्ड जीता।
ये तो भाई ओलंपिक रिकॉर्ड ही बना दिया बंदा। और उस दिन सही नहीं था, और नीरज चोपड़ा का समझ लो। इन्होंने हालांकि इस सीजन का अपना बेस्ट ही थ्रो किया, लेकिन फिर भी इनका बेस्ट सबका बेस्ट नहीं हो पाया, इनका बेस्ट इन्हीं का बेस्ट रह गया। सबका बेस्ट हुआ अरशद नदीम का, 92.97 मीटर बना करके ओलंपिक का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। इन्होंने 89.45 मीटर का की दूरी तक भाला फेंका था, ठीक है, 89.45 मीटर। दूसरे स्थान पर रहे अरशद नदीम, पहले पर रहे 92.97 मीटर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता ही था, आप जानते हो। अगला, किस एजेंसी के द्वारा 15 अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च किया जाएगा? तो EOS 8 लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आप बताओगे इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसरो इसे लॉन्च किया है, ठीक है, 15 अगस्त को लॉन्च करना था। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पेलोड और SIC UV डायमीटर, ये सब पेलोड लेकर के ये गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो ये संशोधन विधेयक पेश किया दोस्तों किरण रिजिजू जी ने। किरण रिजिजू जी जो हैं वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को देखते हैं। इन्होंने ये बिल पेश किया। वक्फ संशोधन बिल के तहत वक्फ बोर्ड पर कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसको लेकर के मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो इसको सर्च करके चैनल पर जा करके भी। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल का अगर अभी ताजा अपडेट बात करें तो ये गया है JPC के पास। JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। 31 सदस्यों वाली ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है और इसमें अभी ये बात गया है, मुद्दा गया हुआ है, ठीक है। लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संन्यास की घोषणा की? तो यही विनेश फोगाट वाला मामला है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हालांकि अब ये वापस आ चुकी हैं और इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि ये फिर से खेलना चाहती हैं, हो सकता है अपने संन्यास पर वापसी कर सकें। इन्होंने उस टाइम पर संन्यास की घोषणा कर दी थी भावुक होकर के, लेकिन अब ये हो सकता है दोबारा वापसी करें, ऐसे इन्होंने हिंट दिए हैं कि 2032 तक के ओलंपिक में अभी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जीत कर ही मानेंगी। अगला, हुरून इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई? तो सबसे प्रभावशाली भारत की महिला चुनी गई नेता रोशनी नादर मल्होत्रा। ये दोस्तों HCL की चेयरपर्सन है और ये है शिव नादर की बेटी। HCL के फाउंडर शिव नादर की बेटी हैं, वर्तमान में चेयरपर्सन है ये। तो इन्होंने ये जीता। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में इनको अवार्ड मिला था ना, सेवेलियर डी लाजी लीजन डी होनूर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये मिला था इनको। हाल ही में किस सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, देखो आंसर हो गया लीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी हुई है। नाम है इसका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, आप बताओगे नागार्जुन श्रीसायलम आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना शुरू की? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना शुरू की हुई है। ये 920 करोड़ रुपए की परियोजना है और ये नमामि गंगे परियोजना का अगला वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, 2.0 है ना। तो इसके तहत गंगा की सफाई, गंगा का कायाकल्प करना उद्देश्य है इसका। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित गांधीवादी शोभना रनाडे जी का निधन हो गया? तो दोस्तों शोभना रनाडे जी जो है इनका निधन हुआ। ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थी। 2011 में इनको पद्म भूषण यानी कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार दिया गया था। ये गांधीवादी समाज सेवी थी। इनका ये भी कहना था, इन्होंने क्लेम किया था कि 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की हुई थी। अगला, और उन्हीं के कदमों पर ये पूरी जिंदगी चल रही थी। भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना शुरू की गई? कवच जो प्रणाली थी, जो टक्कर रोधी प्रणाली थी, दो ट्रेनों को आपस में लड़ने से बचाती थी, उसका चौथा वर्जन लॉन्च किया गया है और ये
अब अनाउंस किया गया है कि 20,000 इंजन में लगाए जाएंगे। टोटल 20,000 इंजन ही इस समय कार्यरत हैं पूरे देश में। ये 20,000 इंजन में एक ही साल में नहीं लग जाएगा, आगे आने वाले 4 सालों में लगेगा 5-5 हजार करके। ये अश्वनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ट्रेनों के पटरियों से उतरने और टक्कर होने के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, तो ये बचाएगा उससे। 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस बार था तीसरा संस्करण। 2022 में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, जो कि ये दिखाता है कि भारत का देश प्रेम कैसा है, किस प्रकार से। आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर यह अनाउंस किया गया था। ठीक है, अब इसका तीसरा संस्करण है 2022 में, 23 में और अब 24 में। तो तीसरा संस्करण है, इसके तहत क्या किया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि तिरंगा छत पर लगाओ, फहराओ और उसकी सेल्फी अपलोड करो सोशल मीडिया पर। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 24x7 चावल एटीएम लॉन्च किया? तो 24x7 का चावल एटीएम ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ओडिशा में कटक में ही सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है दोस्तों, और यहाँ पर अन्नपूर्ति अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है, जो कि देश में पहला ऐसा है। इसमें पैसा डालो चावल निकलेगा, पैसा डालो चावल निकलेगा, पैसा डालो चावल निकलेगा। ठीक है, और ये कितना निकलेगा? 5 मिनट में 50 किलोग्राम। अगला, हाल ही में अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? अमन सहरावत भारत के दोस्तों रेसलर हैं, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के आप जानते हो 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं, इनमें 5वां ब्रॉन्ज मेडल इन्हीं का था, सबसे आखिरी वाला। सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। 5 ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करें तो 2 ब्रॉन्ज मेडल तो मनु भाकर ने जीता, इसमें एक मनु भाकर सिंगल्स में, एक सरबजोत सिंह के साथ। और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो आया वो आया दोस्तों किसके नाम? स्वप्निल के नाम, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं। चौथा ब्रॉन्ज मेडल जो आया ये इंडियन हॉकी टीम का आया। 5वां ब्रॉन्ज मेडल जो आया ये अमन सहरावत का आया। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा। अगला, और भारत रहा 71वें स्थान पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को इन्होंने हराया हुआ है। किस उम्र में किस किलोग्राम के वजन में खेलते हैं? 57 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। अगला, किसे सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया? तो डीबीएस बैंक सिंगापुर की सबसे बड़ी वाली बैंक है और इन्हें चुना गया है तान सू सान को। तान सू सान सिंगापुर की ये डीबीएस बैंक की सीईओ होंगी और अध्यक्ष होंगी। सबसे बड़ी बैंक है और ये कहा जाता है कि ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी बैंक है। पीयूष गुप्ता की जगह आई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश मेडल तालिका में शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा दोस्तों टॉप पर। इसने जीता 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज था इसके। मेडल टॉपर बन गए, मेडल में शीर्ष पर रहे 126 मेडल के साथ। दूसरे पर चाइना रहा, इसके भी 40 गोल्ड रहे लेकिन 91 टोटल मेडल थे इसके। तीसरे पर जापान। भारत का स्थान 71वां, भारत का स्थान 71वां 6 पदक के साथ। अगला, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बताया गया? तो फोर्ब्स की अभी रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट जारी की गई। एलन मस्क जो है ये टॉप पर रहे, जेफ बेजोस दूसरे पर रहे। यहाँ पर देखिए लिस्ट, तीसरे पर मार्क जुकरबर्ग हैं, चौथे पर बर्नार्ड अर्नाल्ड है। ठीक है, एलन मस्क 221 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर है। सबसे ज्यादा अमेरिका में अरबपति हैं 813, फिर चाइना में अरबपति हैं 473, फिर भारत में अरबपतियों की संख्या है 200। अगला, किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा, पहली बार ये होगा आयोजित। ठीक है, वैश्विक कबड्डी लीग। अच्छा ध्यान रहे, भारत जो है कोशिश कर रहा है 2036 तक ओलंपिक मेजबानी भारत करे, और भारत जब मेजबानी करेगा तो 6 खेलों को भारत चाह रहा है कि वो आयोजित नए जोड़े जाएं ओलंपिक में। कौन कौन से? तो एक लूडो, एक ताश, नहीं ये सब नहीं, मजाक कर रहा हूँ, एक कबड्डी, एक खो खो, एक क्रिकेट, ऐसे ऐसे योगा, ये सब ऐसे करके 6 गेम जो है शामिल करने की बात की जा रही है। नया कैबिनेट सचिव, वैसे लूडो शामिल किया जाएगा तो कौन विजेता होगा, कहाँ मेडल आएगा, गेस करके बताओ। नया कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त किया गया? तो दोस्तों राजीव गौबा जी 5 साल तक सचिव रहे, कैबिनेट सचिव रहे, और अब इनकी जगह पर आ गए टीवी सोमनाथन।
टीवी सोमनाथन वित्त सचिव थे, अब इनको कैबिनेट सचिव बनाया गया है। ठीक है, ये इस समय तक केंद्रीय वित्त सचिव थे और 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए इनको कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बन गया है दोस्तों पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने घोषणा की है कि राज्य के जितने भी स्कूलों में छात्राएं हैं 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की, उनको 300 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। किसके लिए? सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। ये भारत में पहला ऐसा राज्य है जो ऐसा कर रहा है कि डायरेक्ट कैश अमाउंट दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जो है इस ऐसे ही एक योजना के लिए 2016 में उदिता योजना शुरू की थी, याद रखना ये भी। अगला, 12 से 25 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है, तो फटाक से लगा देना, ये स्टैटिक के रूप में आपको पता होना चाहिए। हर साल मित्र शक्ति होती है भारत और श्रीलंका के बीच। इस बार श्रीलंका में आयोजित किया गया मुदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। अगला, मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो मुनाल उपग्रह यह है एक्चुअली में नेपाल का उपग्रह, इसको भारत से वो करा रहा है लॉन्च। तो भारत और नेपाल के बीच में मुनाल उपग्रह के लिए हुआ है समझौता। तो ये मुनाल उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? इसरो? नहीं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, इसके साथ हुआ है समझौता। नेपाल का मुनाल उपग्रह लॉन्च करेगा ये। नेपाल का जो NAST है उसके तहत विकसित किया गया है, यानी नेपाल एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अगस्त 2024 में कहां पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर भी मिल गया है भैया, डेट भी मिल जाएगी। तो कैलेंडर ये है और तुर्की में खोजा गया है दुनिया का सबसे पुराना। इसमें बताया जा रहा है कि 12,000 साल पुराने पत्थर खंभे पर उकेरे गए हैं कैलेंडर की तरह, और इसमें ही ये बताया गया है कि 1200 साल का एक छोटा हिमयुग भी आया हुआ था धरती पर। तो गोबेकली टेपे साइट पर यह खोजा गया है जो कि हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता रही है, तुर्की में है स्थित। हाल ही में कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री जीवन योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो कि शुरू हुई थी 2019 में, अब यह योजना बढ़ा करके कर दी गई 2028 तक। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है ना? जीवन का मतलब जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ओके, तो ये उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए योजना है, 2019 में शुरू की गई थी। भारत के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? अभी हाल ही में भारत के 3 स्थलों को रामसर साइट में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा तमिलनाडु का, और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश का। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो अब भारत में टोटल हो गए रामसर साइट 85। ध्यान रखना 43 हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 85 हो गए हैं रामसर साइट, जस्ट लगभग दोगुना के आसपास। तो 3 ये हो गए, ठीक है। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को दोस्तों पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। उसी को लेकर के 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। और रामसर शहर के नाम पर पड़ा रामसर साइट वेटलैंड्स होते हैं। अगला, डीआरडीओ ने कहां पर लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा गौरव बनाया गया है और गौतम बनाया गया है, 2 मिसाइलें बनाई गई हैं जो ग्लाइडेड बम की मिसाइलें हैं। तो इसका परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया गौरव वाले का। गौरव जो है ये लंबी रेंज का, लॉन्ग रेंज का ये ग्लाइडेड है, ठीक है, ग्लाइडेड बम है। और गौतम जो है वो शॉर्ट रेंज का ग्लाइडेड बम है। तो गौरव और गौतम पर काम कर रहा है डीआरडीओ, जिसमें गौरव का अभी परीक्षण किया गया। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ ये है दोस्तों महाराष्ट्र के 2 स्थल, इनको अभी संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना। एशियन टाइम के थे, रत्नागिरी में ये स्थित हैं जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। ये बताया जाता है मेसोलिथिक युग के हैं, यानी 20,000 साल पुराने ये बताए जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस थे दोस्तों, आई होप आपको मजा आई होगी क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन थे सब। दिवस वाले क्वेश्चन मैं अलग से आपको लास्ट में दे देता हूं, इसीलिए बीच में क्वेश्चन नहीं कराता हूं, जिससे आप क्वेश्चन ज्यादा पा सकें, ठीक है ना। चलिए
वरना यही डे वाला ही दे देकर बीच में क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ सब लोग बढ़ा देते हैं, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, क्या फायदा। इसको लास्ट में लिस्ट में आपको बता दिया जाता है ना। चलो रिवीजन करते हैं अभी तक अगस्त में आए महत्वपूर्ण दिवस को। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। बाकी 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस बार 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है ना, याद रखना 15 अगस्त का दिन। तो ये 1 से लेकर 15 तारीख तक का करंट अफेयर था। पीडीएफ में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, लाइक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिवीजन पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कौन कौन सा अभ्यास किसके बीच में हुआ, ये, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्तियों के निधन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, एमजेटी ऐप पर जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। यहीं पर आपको हमारी ई बुक मिलेंगी, हमारे बेस्ट वीडियो कोर्सेज मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पर, और यहीं पर आपको फ्री क्विज मिल जाएगी डेली, वीकली, मंथली, सबकी, ठीक है। तो आप क्विज वगैरह भी लगा सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ तक देखते आए हो, मन करेगा तो लाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।